डेमोक्रेसी उनके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। ठीक है, ये हमारा तीसरा क्लास है आज पॉलिटी का। देखो, तो जो लास्ट वाला फीचर बचा है डेमोक्रेसी का, दैट इज रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स। देखो, ध्यान दो इस बात पे, लास्ट वाला जो फीचर है, कॉपी कलम लेके बैठा करो। रूल ऑफ लॉ एंड और क्या है, रेस्पेक्ट फॉर राइट्स। यही चीज है आज, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और आगे भी थोड़ा बहुत कहानी हम लेके जाएंगे। तो बात जब हो रही है सर रूल ऑफ लॉ, इसका मतलब क्या होता है, कानून है कि नहीं। इसका मतलब तो सिंपली होता है, देखो हमारे जो भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है उसमें ये लिखा गया है, जिसमें राइट टू इक्वालिटी आता है, उसी राइट टू इक्वालिटी के अंदर आता है कि भाई इक्वालिटी बिफोर द लॉ, मतलब कानून के सामने सब बराबर, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। मान लो चाहे तुम हो या चाहे मोदी जी, ठीक है, ये मोदी जी का थोड़ा सिंग निकल रहा है, दाढ़ी निकल रहा है। चाहे तुम हो या मोदी जी, अगर दोनों ने कुछ क्राइम किया है, कोई गुनाह किया है, तो दोनों के लिए सजा सर एक ही होता है। तुमने किसका मर्डर किया, तुमको भी जो सजा मिलेगा, पीएमजी मर्डर के उनको भी वही सजा मिलेगा। इसको हम कहते हैं सर रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन। कानून सबके लिए समान होना चाहिए, कानून के आंखों के सामने, कानून के सामने सब बराबर होने चाहिए, दैट इज कॉल्ड द रूल ऑफ लॉ। तो इसको समझने के लिए तुम्हारे एनसीईआरटी में कहानी दिया गया है, उस कहानी को थोड़ा पढ़ेंगे। जिम्बाब्वे एक अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है, जिम्बाब्वे कहाँ है, अफ्रीका में है। जब अफ्रीका पढ़ाऊंगा तो दिखाऊंगा इसका लोकेशन। तो जिम्बाब्वे जो है वो उसको इंडिपेंडेंस मिला 1980 में, ध्यान दो इस बात को। जिम्बाब्वे जो है उसको मिला आजादी, कब मिला बेटा, 1980 में मिला वो आजादी। क्योंकि अफ्रीका में ज्यादातर व्हाइट माइनॉरिटी रूल करते थे। 1980 में किसको मिला आजादी, जिम्बाब्वे, ठीक है। अरे बहुत से कंट्री हैं, जिम्बाब्वे, उगांडा, रुआंडा, बुरुंडी, मोजाम्बिक, तांजानिया, सोमालिया, एरिट्रिया, ये सब अजीब अजीब से कैसे कहा अफ्रीका में ही होते हैं। तो ये जो जिम्बाब्वे है इसको मिला आजादी 1980 को, ठीक है। और एक पार्टी था, जैसे भारत को आजादी दिलाया था किसने, आईएनसी ने। आईएनसी लीड किया था, सिर्फ आईएनसी ने नहीं दिलाई, इंडियन नेशनल कांग्रेस है नहीं, जवाहरलाल नेहरू सब यहीं पे थे, गांधी गांधी सब इसी के अंडर पे आते थे भाई, एक ही तो पॉलिटिकल पार्टी था, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो उसी तरह से जिम्बाब्वे का जो पॉलिटिकल पार्टी, जिन्होंने आजादी दिलाया जिम्बाब्वे को, जिन्होंने जो उनका स्वतंत्रता का जो आंदोलन चल रहा था उसने जिन्होंने बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया था, एक तरह से कह सकते हैं वही सूत्रधार थे आजादी का। तो उसका नाम था जानू। क्या नाम था, जानू पीएफ, है कि नहीं, मतलब जानू फिर पीएफ का कोई फुल फॉर्म बता दो, जानू फिर, हाँ जानू फिर फंस गए, जानू फिर से फंस गया, ठीक है। तो उस पार्टी का नाम क्या था, जानू फिर से फंस गया, ठीक है, इसी से याद रखना जानू पीएफ। तो इस पार्टी ने जीता, मतलब इस पार्टी ने क्या किया, भगाया व्हाइट माइनॉरिटी जो जिम्बाब्वे में रूल करते थे। फिर इन्हीं का पार्टी ने सरकार फॉर्म किया, इसी ने क्या किया, गवर्नमेंट फॉर्म किया। गवर्नमेंट फॉर्म करने के बाद इसका जो लीडर थे उसका नाम था रॉबर्ट मुगाबे, है कि नहीं, नाम भी अजीब अजीब है, रॉबर्ट मुगाबे, ठीक है। बड़ा आवाज आवाज सबको आ रहा है ना, सबको सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ये रॉबर्ट मुगाबे कौन थे सर, ये सर प्रेसिडेंट थे, ठीक है। और आजादी से आज तक, ठीक है, आज तक तो हम नहीं कह सकते, मतलब जब तक तुम्हारा ये किताब लिखा गया था तब तक क्या हो रहा था, 1980 से अब तक हर बार इलेक्शन होता है, हर बार यही पार्टी जीतता है, जानू पीएफ पार्टी जीतते हैं।
क्यों जीतता है? इसके पीछे एक बहुत ही खतरनाक खतरनाक कहानी है। जैसे कि वो इस्तेमाल करता है अनफेयर प्रैक्टिस इन इलेक्शन, है कि नहीं? काफी बार कॉन्स्टिट्यूशन को बदल चुका है, प्रेसिडेंट का पावर बढ़ा चुका है, ऑपोजिशन पार्टी को जो वर्कर्स हैं उनको हरास किया जाता है, उनके मीटिंग को नहीं होने दिया जाता है, पब्लिक प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन को गवर्नमेंट के खिलाफ इलीगल है, ठीक है। अगर कोई सरकार को क्रिटिसाइज करता है तो उसके खिलाफ कानून है, टेलीविजन रेडियो को भी कंट्रोल करके रखा है। रूलिंग पार्टीज वर्सन देयर आर इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स बट द गवर्नमेंट न्यू हरासेस दोज जर्नलिस्ट वेगन्स। देखो समझना पड़ेगा, चलो जल्दी जल्दी बता दिया, इसको समझ में नहीं आया समझ क्या क्या कांड करता है ये जो जानू है, जानू पार्टी, ये हर बार जब इलेक्शन होता है यही अलग अलग डाटी ट्रिक्स इस्तेमाल करके जीत जाता है। मैंने बताया था तुम्हें डाटी ट्रिक्स इलेक्शन में क्या क्या होते हैं। जीतने के बाद ये क्या करता है आज तक, पहले तो समझो बात को, हम देखेंगे सर प्रॉब्लम क्या क्या है और उसको रिलेट करेंगे किसके साथ, कानून के साथ, कि कैसे रूल ऑफ लॉ जो है, राइट्स जो है, लोगों का अधिकार जो है, वो अधिकार कैसे हनन होता है। पहला हमने देखा कि अनफेयर इलेक्शन होता है, जबकि हमने इससे पहले पढ़ा है कि भाई डेमोक्रेसी में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। दूसरी चीज, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया, किसके लिए? इंक्रीज द पावर, मतलब प्रेसिडेंट का पावर को इंक्रीज करने के लिए। प्रेसिडेंट का जो पावर है उसको बढ़ाने के लिए इन्होंने इंक्रीज कर दिया, किसको? कॉन्स्टिट्यूशन को काफी बार बदला है, चेंज किया है, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? वही सबको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? फिर क्या करता है, और उनको बना दिया लेस अकाउंटेबल। प्रेसिडेंट का पावर बढ़ा दिया और इससे प्रेसिडेंट को क्या बना दिया कि भाई एक एक चीज समझा, लेस अकाउंटेबल। और क्या किया गया, जो दूसरे ऑपोजिशन पार्टी, उनको क्या कहा जाता है, हरास किया जाता है, उनके मीटिंग को डिसरप्ट कर दिया जाता है, ठीक है। लिखते चलो बेटा मेरे साथ साथ, फिर बताता हूं क्या क्या होता है। मीडिया को कंट्रोल करके रखा है, ठीक है। और अगर कोई जर्नलिस्ट उनके खिलाफ बोलता है, उनको पीटा जाता है, मारा जाता है। कानून है अगेंस्ट प्रेसिडेंट कोई नहीं बोल सकता, मतलब अगर किसी ने क्रिटिसाइज किया किसको, प्रेसिडेंट को, ये इलीगल है, कानूनी तरह से ये गुनाह है। क्या कहानी समझ में आ रहा है? मैंने कहा भाई 1980 में जिम्बाब्वे आजाद होता है, और इस आजादी दिलाया किसने था? जानू पीएफ पार्टी ने। और उनका प्रेसिडेंट बना कौन? रॉबर्ट मुगाबे। आज तक वो हर साल इलेक्शन जीतता आया है। कैसे जीतता है सर? और इलेक्शन जीतता है, सरकार फॉर्म करता है, और जब जीतता है ये प्रेसिडेंट कौन? रॉबर्ट मुगाबे। उन्होंने क्या किया, कैसे जीतता है? पहले जीतता है कि अनफेयर इलेक्शन, जो कि डेमोक्रेसी का क्या है, बेसिक्स जो हमारा स्ट्रक्चर है डेमोक्रेसी का, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, वो वायलेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कानून आता है, देखो, राइट टू वोट। राइट टू वोट होता है लीगल राइट, कानूनी अधिकार। ये कानूनी अधिकार को उन्होंने वायलेट किया, पहली बात। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, बड़े बड़े डिसीजन ले लिए, कोई बात नहीं। प्रेसिडेंट का पावर भी बढ़ा दिया, कोई बात नहीं। लेकिन लेस अकाउंटेबल, लेस इधर में समझो, अकाउंटेबल का मतलब होता है जवाबदेही। अकाउंटेबल का मतलब होता है जवाबदेही। जैसे मान लो मैं सरकार हूं, मैं तुम सबका सरकार हूं, मानो, ठीक है। और मान लो मैं क्या करता हूं कि मेरे बाल ऐसे, या फिर मैं यहाँ पे हाथ में, देखो हाथ में ये एक धागा पहन के घूमता हूँ, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो अगर तुम पूछोगे मुझे ये धागा क्यों पहनते हो, लगाऊंगा कान के नीचे, चल चलाया बड़ा पूछने वाला। या फिर मैंने कोई कानून बना दी, मैंने कानून बनाई कि इस तरह का कोई होगा कानून कि
आज से सब क्या करोगे, लड़कियां सब कोई बाल ऐसे बिखर के नहीं जाएगा, सब चोटी बांध के जाएंगे। कानून, सरकार हूं, तुम पूछोगे। डेमोक्रेसी में तो भाई यही होता है ना, अगर सरकार कोई भी डिसीजन लेता है तो जनता उसको पूछ सकते हैं, सरकार उनके सामने अकाउंटेबल है, मतलब जवाब देने के लिए बाध्य है। सरकार अगर कोई भी कदम उठाता है तो उसके पीछे का कारण, इससे लोगों को क्या फायदा क्या नुकसान, इन सब के बारे में पूछने का अधिकार हर एक नागरिक को है। इवन एक कानून है हमारे भारत में, राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 में है, मतलब तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन पाने का अधिकार है, ये तुम्हारा फंडामेंटल राइट है। आरटी 2005 या 2009, आरटीआई 2005। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अगर सरकार कोई भी काम कर रहा है तुम उसको पूछ सकते हो, लेकिन इसमें इन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन को ही बदल दिया और ऐसा खुद को बना दिया लेस अकाउंटेबल, मतलब कोई भी सवाल नहीं पूछ सकता प्रेसिडेंट क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे एक लोगों का कानून, जो राइट टू इन्फॉर्मेशन वायलेट हुआ, लोगों का जो इन्फॉर्मेशन पाने का जो अधिकार है वो वायलेट हुआ कि नहीं हुआ? बेटा समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ऑपोजिशन पार्टी को हरास्ट किया जाता है, मीटिंग को डिस्टर्प्टेड किया जाता है, यहां से एक राइट वायलेट होता है, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ असेंबल। जैसे भारत के संविधान में दिया गया है आर्टिकल 19 में कि तुम्हें शांतिपूर्ण तरीके से सभा समिति बिठाने की, बुलाने की, ये तुम्हारा अधिकार है, मौलिक अधिकार है। तो उसको भी भाई इन्होंने वायलेट किया, फ्रीडम ऑफ असेंबली, असेंबल एक जगह पे इकट्ठा होने का अधिकार। फिर मीडिया को कंट्रोल कर रखा है, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो होता है लोगों का, बोलने की आजादी, अपने आप को व्यक्त करने की जो आजादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये भी हो गया वायलेट। फिर जर्नलिस्ट को भाई ये मारते हैं, है कि नहीं? ये तो बहुत बुरी बात है। और कोई अगर प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज करता है तो वो इलीगल है भाई, ये कैसा कानून है? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तब मतलब ये मुगाबे ने, है कि नहीं, सब चौपड़ करके रख दिया, सारे के सारे लोगों का जो अधिकार था, लोगों का जो जो कानून जो सबके लिए होना चाहिए बराबर, उस कानून को इन्होंने अच्छी तरह से चटनी बना के चाट ली मुगाबे ने। कोई कानून वानून नहीं, हम हैं तो ही सब कुछ, जो हम बोलेंगे वही होगा। समझ में आया कि नहीं आया? सबको कमेंट करो। क्योंकि भाई जबकि रॉबर्ट मुगाबे के पार्टी को मिलता था, क्या मिलता था, उनके पार्टी के लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्शन आसानी से लड़ सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, तो मतलब उनको वहां पे अधिकार है, वो कर सकते हैं, लेकिन इनको नहीं है। तो राइट टू इक्वालिटी पे भी हमें वायलेट हो रहा है कि नहीं? जो समानता का अधिकार है वो भी वायलेट हो रहा है कि नहीं? ठीक है, चलो तो ये हो गया हमारा जो लास्ट फीचर था, और इस फीचर को हमने बखूबी समझ लिया। बट डस्टर कहाँ गया हमारा? ये तो इसको सर हम एक पॉइंट लिख देंगे, क्योंकि भाई इस तरह से हम यहाँ पे थोड़ी लिख सकते हैं कि ये राइट वायलेट हुआ, ये हुआ वो हुआ। एग्जाम में कैसे लिखना है हमें? तो हम लिख लेते हैं एक एक फीचर के बारे में, एक एक पॉइंट हम लिख लेते हैं, है कि नहीं? तो अगला फीचर, जो आखिरी फीचर लिख दो, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट। ये हो गया हमारा आखिरी फीचर।
सूरज को भी लिख लिया। लिख लिया कि नहीं लिख लिया? ओ टकलिया। बेटा खत्म हुआ कि नहीं हुआ? अरे लिखे है कि नहीं? ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजंस राइट। ये हमारा एक क्वेश्चन खत्म हो गया है कि नहीं? व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये पूछता है हर बार। चलो अच्छी बात, लिख लिया। तो अब देखेंगे सर डेमोक्रेसी का कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स। क्या मेरिट्स है, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डीमेरिट्स हैं, है कि नहीं? इन सबको देख लेते हैं थोड़ा। यहाँ से क्वेश्चन बनता है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, या फिर हम कह सकते हैं इसको हम कहते हैं सर डीमेरिट्स। पहले देख लेते हैं कि इसका डीमेरिट्स क्या है, नेगेटिव पॉइंट्स क्या है। डीमेरिट्स हेडिंग बनाओ, या जिसको हम कहेंगे आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के खिलाफ कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। पहला पॉइंट, डेमोक्रेसी के खिलाफ कौन कौन से आर्गुमेंट्स, क्यों डेमोक्रेसी बुरा है, जो बुरा भला कहते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट जो यहाँ पे बताता है कि लीडर्स कीप चेंजिंग इन ए डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी। पहले लिख लेते हैं फिर समझ लेते हैं। देखो पहला जो पॉइंट है वो बता रहा है कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, लीडर्स कीप चेंजिंग, है कि नहीं? लीडर्स कीप चेंजिंग इन ए डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में भाई लीडर चेंज होते रहते हैं, दिस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी। मतलब तुम्हें पता है कि भारत में सर क्या होता है, 5 साल में एक बार इलेक्शन होता है कि नहीं? अब मान लो इस टाइम से पीएम कौन है, मोदी जी हैं। मोदी जी जो योजनाएं लाते हैं उनके टारगेट लगभग 10 साल 20 साल, जैसे हमने कहा कि सर गंगा, क्लीन गंगा जिसको हम नमामि गंगा कहते हैं, वो 2030 तक टारगेट रखा गया है कि नहीं? कोई आरोग्य क्या था वो, क्या यार योजना भूल गया मैं, क्या नाम था उसका, आरोग्य सेतु नहीं है, चलो कोई भी जैसे मान लो स्कीम लाते हैं तो उनका टारगेट लगभग 10 या 20 साल होता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जैसे मान लो सरकार ने कोई भी एक योजना लाया कि लोगों का हेल्थ इंप्रूवमेंट करने के लिए, यार बहुत सी योजनाएं, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री सुकन्या योजना, प्रधानमंत्री ये वो घंट, मतलब भयानक भयानक सी योजनाएं, काफी अच्छी अच्छी योजनाएं भी हैं, तो सरकार लाता है। लेकिन उनका जो टारगेट होता है, उनका जो मतलब एक टाइम फिक्स किया जाता है, वो लगभग 5 साल नहीं होता है। क्योंकि 5 साल में भाई टारगेट अचीव नहीं होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो उनको जो रखा जाता है टारगेट, काफी सालों तक रखा जाता है। लेकिन वहीं पे एक सवाल आता है, जैसे मान लो मोदी जी अब क्या है, 2026 तक रहेंगे, 2024 तक रहेंगे, लेकिन उन्होंने टारगेट रखा है 2030 तक, है कि नहीं भाई? मान लो 2026 में कोई और बकलोलिया आ गया, बकलोल पीएम बन गया, तो ये कहेगा है चलो ये कुछ कुछ योजना बना फेंको, बेकार सब चीजें, है कि नहीं? मतलब उसकी मर्जी हो तो वो पैसा देगा, इसमें फंडिंग करेगा। अगर उसका लगेगा बेकार बेकार सी बात, वैसा यहाँ पे बेकार बेकार से पैसा खर्च हो रहा है, सब योजना को बंद करो, है कि नहीं? हाँ वो योजना था आयुष्मान भारत योजना, जो भूल रहा था ना, आयुष्मान भारत, एक हेल्थ, लोगों को, हर फैमिली का मतलब 5 लाख तक तुम्हें हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड की जाएगी इलाज के लिए।
समझ रहे हो कि नहीं? लीडर्स कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी। मतलब देखो, मान लो मोदी 2024 में नहीं रहे, तो फिर क्या होगा? कोई आएगा, वो कहेगा ये सब योजना वोजना को चौपड़ करो। तो अगर मान लो 2030 तक मोदी रह जाते तो एक स्टेबिलिटी रहता, लेकिन डेमोक्रेसी में तो भाई डर होता है, अगर हार गए तो अगले साल सरकार नहीं बना पाएगा। तो इससे क्या होता है, हम कह सकते हैं डेमोक्रेसी क्या करता है, इंस्टेबिलिटी लाता है कि नहीं? जो स्टेबिलिटी होता है, लेकिन वो इंस्टेबिलिटी कर देता है, स्टेबल नहीं रहता। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज नॉट स्टेबल, है कि नहीं? और क्या है, समझ में आया पहला वाला पॉइंट? समझ में नहीं आया कि नहीं आया बउआ? दूसरा पॉइंट, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन। ठीक है, चलो अच्छी बात है, समझ में आ रहा है। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले। ठीक है, इसको समझा रहा हूँ, अभी रुको। इससे क्या होता है भाई, देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी। मोरालिटी के लिए कोई जगह ही नहीं बचा है। मतलब डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है बेटा? पॉलिटिकल कंपटीशन। भाई 5 साल में एक बार जब इलेक्शन होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा। जैसे ही इलेक्शन हुआ तो उनके बीच में से क्या चलता है? कंपटीशन चलता है कि नहीं? वो आके उसको गाली देगा कि देखो वो बर्बाद कर रहा है देश को, ये कर रहा है, हमको वोट दो, हम ये कर देंगे, है कि नहीं? हाथी ला देंगे, घोड़े ला देंगे, बेकारों को नौकरी देंगे, पानी देंगे, है कि नहीं? और जो नौजवान जो गर्लफ्रेंड है उनको गर्लफ्रेंड देंगे, इस तरह सब वादे वादे करते हैं। और आपस में क्या होता है? मारधार। मतलब बंगाल में देख ही सकते हो, बंगाल में, वेस्ट बंगाल में क्या क्या होता है। बीजेपी वालों को पकड़ के टीम से इतना मारते हैं, सोच नहीं सकते, मार ही देते हैं पूरा का मतलब एक तरह से। तो क्या है बेटा, पॉलिटिकल कंपटीशन की वजह से ये पावर प्ले होता है। पावर प्ले मतलब क्या है कि अपने पावर को दिखाने का वो कोशिश करते हैं। ठीक है, जो रूलिंग पार्टी होते हैं, उनके जो कार्यकर्ता, उनकी जो दोस्त वोस्त सब, वो अपने आप को समझते हैं कि हम ही प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, इसलिए तरह क्या करते हैं, बाकियों के ऊपर अत्याचार होता है। मतलब जो मोरालिटी का, जो एक मानविकता, एक नैतिकता की बात आती है कि ये करना गलत है, ये गलत सही का कोई निर्णय नहीं करता। हमें उनके सामने एक ही टारगेट रहता है कि वी हैव टू विन द इलेक्शन। इलेक्शन जीतने के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं, किसी को मार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लोगों को लड़वा भी सकते हैं, मरवा भी सकते हैं। तो यही बात आ रहा है कि डेमोक्रेसी क्या होता है, पॉलिटिकल कंपटीशन की बात करती है। और इस वजह से क्या होता है, मोरालिटी का कोई स्कोप नहीं होता। तो पहले हमने देखा कि डेमोक्रेसी में लीडर्स जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, जिससे क्या होता है, इंस्टेबिलिटी रहता है। दूसरा हमने देखा कि पॉलिटिकल कंपटीशन की वजह से मोरालिटी चौपट हो जाती है कि नहीं? फिर आती है बात, समझ में आया सेकंड पॉइंट? तीसरा देखो, so many people have to be consulted in a democracy। है कि नहीं? इससे क्या होता है, क्या होता है इससे? इट लीड्स टू डिलेज। भाई काम बहुत डिले होता है। ठीक है, क्योंकि अरे यार, सॉरी सॉरी,
डेमोक्रेसी में क्या होता है कि भाई बहुत सारे लोगों को कंसल्ट करना पड़ता है डेमोक्रेसी में। तो इससे क्या होता है भाई, देर होता है हर चीज। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, तुम क्या हो, कौन हो तुम? मान लो तुम क्या हो, एक कांस्टेबल हो, पुलिस, पुलिस कांस्टेबल हो। तुमको छुट्टी चाहिए, क्या चाहिए उसे? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? लीव चाहिए, छुट्टी चाहिए। तो इसके लिए तुम क्या करोगे, अपने जो क्लर्क होगा पुलिस का, जो है कि नहीं भाई, जो अपने थाने में जो क्लर्क होगा पुलिस का, जो लिखने लिखने का काम जो करता है, तुम उसको जाके क्या करोगे, एप्लीकेशन दोगे, वो लेके जाएगा तुम्हारे वहां का जो इंस्पेक्टर होगा, उसको देगा। दम समझना बड़ी बयान से। उसके ऊपर तुम्हारे यहाँ पे क्लर्क है, उसके ऊपर तुम्हारा मान लो यहाँ पे इंस्पेक्टर है, उसके ऊपर देखो इंस्पेक्टर के ऊपर कौन रहता है, जो हेड क्लर्क रहेगा, जो कहाँ पे, कमिश्नर ऑफिस में। चलो मान लो पूरा हम कमिश्नर ऑफिस ले आए, हेड क्लर्क होगा, उसके ऊपर कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर। समझना ध्यान से, क्यों देर होता है, समझो बात। तुमने, तुमको चाहिए भाई छुट्टी, तुमने एक लेटर लिखा है, एप्लीकेशन लिखा, उसको थमा दी इसको, है कि नहीं? तो तुम्हें छुट्टी कहाँ से मिलेगी? मान लो तुम्हें 1 महीने की छुट्टी चाहिए, कुछ भी करने के लिए तुम्हें छुट्टी चाहिए। मान लो तुमने क्या की, क्लर्क को दिया। कोई तुम्हारे घर में प्रॉब्लम है, ये हो, तुम्हें अर्जेंट छुट्टी चाहिए, तो तुमने इसको दिया क्लर्क को, क्लर्क लेके देगा इंस्पेक्टर को, इसमें 2 दिन चला गया, मिला दो यहाँ पे 2 दिन। मान लो ये वाला काम 1 दिन में ही हो गया, मान लो लगभग 2 दिन, 2 दिन। फिर इंस्पेक्टर जो तुम्हारे थाना से जाएगा कमिश्नर ऑफिस में लेटर, उसमें हेड क्लर्क इसमें लग जाएगा लगभग 1 दिन। हेड क्लर्क उसको वेरीफाई करेगा, चेक करेगा, फिर उसको वो भेजेगा फाइल कहाँ तक, मतलब ये फाइल जा रहा है सब फाइल, फिर जाएगा कमिश्नर के पास। तो मान लो और 1 दिन जोड़ दो, 4, सॉरी ये और 1 दिन, 4। मैं कम बता रहा हूँ, और ज्यादा टाइम लगता है। तो मान लो कितना हो गया, 4 दिन हो गया, कहाँ तक, यहाँ तक पहुंचने के लिए कमिश्नर तक। कौन सा, वो तुम्हारा फाइल। फिर कमिश्नर उसको चेक करेगा, मान लो 1 दिन में चेक कर दिया, फिर वो लौटाएगा इसको, फिर इसको, फिर इसको। जैसे जाने के लिए 4 दिन लगा है भाई, आने के लिए भी तो 4 लगेगा। 4 + 4 कितना हो गया, 8। मतलब तुमने मांगी छुट्टी आज, तुमको मिलेगा 1 हफ्ते के बाद। तब तक मान लो तुम्हारी बीवी का तबीयत खराब है, किसी का बच्चे का तबीयत खराब है, बच्चा तब तक ऊपर पहुंच चुका है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, क्यों देरी होता है? क्योंकि हमारे यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है ना, जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, कोई भी काम करने का जो एग्जीक्यूटिव स्ट्रक्चर है, बहुत खतरनाक स्ट्रक्चर है। इसको लेके दो, फिर वो उसका ऊपर, फिर उसका ऊपर, फिर उसका ऊपर, फिर वहां से अगर मान लो बीच में कोई गड़बड़ हो गया, मान लो यहीं पे हेड क्लर्क ने देखा कि तुमने डेट जो डाला है, उस डेट में थोड़ा गलती है, कुछ भी गलती है, कुछ मिस्टेक हो गया है, कोई मिस्टेक मिस्टेक हो गया, तो फिर ये भेजेगा नीचे इंस्पेक्टर, फिर क्लर्क, फिर कांस्टेबल के पास। मतलब इनमें चला गया और 3 दिन, फिर तुम उसको सही करके फिर भेजो, फिर जाएगा और 3 दिन, फिर समझो महीना लग जाएगा। बट ऑनलाइन ऑर्डर किस में आता है? तुम्हें अर्जेंट छुट्टी चाहिए 1 दिन के लिए, या सरकार तुम्हें कुछ करवाना चाहता है? जैसे मान लो तुम एक बहुत बहादुर बंदा हो, है कि नहीं, सरकार, ध्यान से समझना बेटा, सरकार अगर तुम्हें कुछ करवाना चाहता है तो वो ऑनलाइन जारी कर देगा। समझ रहे हो, नोटिफिकेशन जारी कर देगा कि ये सब लिस्टेड है, उनको वहां पे भेजो। तुम्हारी जो बात है, मैं 1-2 दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ महीने की, 1 महीने की छुट्टी चाहिए तुम्हें। तो उसके लिए तो लीगल प्रोसीडियर चाहिए कि नहीं? जैसे मैं फाइल जाएगा एक के बाद एक ऑफिस के पास। अरे ये पुलिस वालों की बात नहीं करती, किसी भी चीज पे तुम देख लो, ऐसा ही होता रहता है। किसी भी ऑफिस में, कोई भी सरकारी दफ्तर उठा लो भारत में, चक्कर काटता रहता है बस फाइल। अच्छा साइड, कौन सा लिख रहे हो, ऊपर वाला? ये इनको क्या लिखना है भाई, इनको तो समझाने के लिए बोला मैं तुम, ये इनको मत लिखो। मान लो कमिश्नर के पास गए और कमिश्नर अपनी बीवी को लेकर घूमने गए छुट्टी में, तो लो भाई हो गया कांड। तो जो इसी तरह से, इसीलिए जो डेमोक्रेसी में होता है, क्योंकि डेमोक्रेसी में हमें कोई भी डिसीजन लेने के लिए बहुत लोगों को कंसल्ट करना पड़ता है।
समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? डेमोक्रेसी में हमको बहुत लोगों को कंसल्ट करना पड़ता है। कोई भी कानून लाना है बेटा तो उसके लिए डिबेट करना पड़ता है, पार्लियामेंट में डिबेट चलेगा, फिर राष्ट्रपति एक एक का वोटिंग होगा, कोई भी काम करने के लिए। इसीलिए बहुत लोगों का हमें, क्योंकि हमें किसी एक पर भरोसा है ही नहीं। मान लो ऐसा होता कि डायरेक्टली ये जाता हेड क्लर्क के पास, फिर वो कमिश्नर को भेज दे, या डायरेक्ट तो कमिश्नर ऑफिस में क्लर्क को दे देता, वो काम हो जाता वहां पे। नहीं, हमको इस पे भरोसा नहीं है। वो इससे पहले ये क्लर्क वेरीफाई करेगा कि जो रीजन दे रहा है ये जरूरी है कि नहीं। जैसे मान लो उसने कहा कि मेरा बीवी का तबियत खराब है, तो ये उसको जाके वेरीफाई करेगा सच में तबियत खराब है, या उसको लेकर कहीं घूमने जाना चाहता है। मतलब हमको किसी एक पे भरोसा नहीं, तभी ना हम इतना लेयर बना के रखे हैं। और इसी वजह, इतना लेयर में हमने किसने बनाया सर? करप्शन को रोकने के लिए, कि ताकि कोई झूठ बूठ बोल के अकेला किसी के पास पावर ना रहे। पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, पावर शुड बी, पावर शेयरिंग क्लास में पढ़ाऊंगा मैं तो। पावर सबके पास थोड़ा थोड़ा होना चाहिए। लो थोड़ा थोड़ा दे दो और करते रहो डीले, है कि नहीं? जो सरकार बेटा जारी करता है वो ऑनलाइन में धड़ाक से आ जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, चिट्ठी हो गया उसको स्कैन करके भेज दो। तुम जाके दे के दिखाओ ऑनलाइन में, तुम ऑनलाइन में भेजो व्हाट्सएप में, तुम भेज दोगे। मतलब तुम कांस्टेबल, तुम कमिश्नर को ऑनलाइन फोटो उठा के भेज दिया व्हाट्सएप पे, सर 1 महीने की छुट्टी चाहिए, अब इसको ग्रांटेड करके मैसेज मैसेज रिप्लाई दे दीजिए। ऐसा नहीं होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं शुभम? जैसे मान लो ये यश आ रहा था, यश ऑनलाइन में जारी कर देगा सांगे फटाक, शाम को भी ऑर्डर हुआ था कि जाओ स्कूल जाके खोलो, लोगों को आसपास के जो गांव के लोग हैं जिनका घर कच्चा घर है उनको लाके स्कूल में रखो, रात में उन्हीं के साथ रहो। अगर मान लो ये फाइल के हिसाब से आता था तो यस लेके चला जाता सबको, फाइल आके हमारे पास पहुंचते हुए, तो उसको ऑनलाइन में जारी कर दिया था, नोटिफिकेशन निकल जाता था। समझ में आया कि नहीं? ये हो गया तीसरा क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया सर, इन द फेवर ऑफ, इन द अगेंस्ट ऑफ डेमोक्रेसी। फोर्थ पॉइंट कहता है इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। इलेक्टेड लीडर्स लिखो, इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो अबाउट द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पीपल। ठीक है, elected leaders do not know the best interest of people, it leads to the bad decisions। it leads to the bad decisions। समझो बात को। वो कह रहा है कि इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो अबाउट द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पीपल, मतलब जो इलेक्टेड जिनको हम चुन के भेजते, जो नेता मंत्री घोंचू बकलोल सब होते हैं, गधे सब होते हैं, ठीक नहीं? और ससुरा स्कूल कभी गए नहीं होंगे और चले गए जाके पार्लियामेंट में हम बनाएंगे कानून। क्या बनाएंगे सर हम? कानून। देश का इकोनॉमी को हम संभालेंगे, घंटा संभालेंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अरे किसकी नाम उठाओ, सेंट्रल मिनिस्टर तुम उठा लो, क्या नाम है उनका? स्मृति ईरानी, जो हमारे इस टाइम पे टेक्सटाइल मिनिस्टर है कि नहीं? उन्होंने +2, उन्होंने जब जब उनको बनाया गया था एक बार, स्मृति ईरानी को एक बनाया गया था, कोई अच्छा मिनिस्ट्री दिया गया था, भूल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि मैंने ग्रेजुएशन किया है, उन्होंने देखा दिखा दी कि मैं ग्रेजुएशन किया हूँ, सर्टिफिकेट वार्टिफिकेट दिखा दी थी, तो उनको एक अच्छा मिनिस्ट्री मिल गई, मंत्री पद। फिर अगले बार जो इलेक्शन होता है उसने बोला कि नहीं, मैं, लोगों का प्रमोशन होता है, पढ़ के ऊपर जाते हैं। और उनका नहीं, हमने ग्रेजुएशन नहीं किया था, हमने इंटर तक पढ़े थे, इंटर मतलब समझ ना, 12th तक पढ़े थे। फिर उसने, मोदी जी ने कहा कि चल 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 टेक्सटाइल मिनिस्टर बन जा, है कि नहीं? और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन? निर्मला सीतारमन, यही है ना फाइनेंस मिनिस्टर। पहले उसको बनाया गया था डिफेंस मिनिस्टर, प्रतिरक्षा विभाग का प्रतिरक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर। और अब बनाया गया किसको? फाइनेंस मिनिस्टर। घंटा पता है उसको इकोनॉमी।
डाक मतलब मेरे सामने उसको बुलाओ और समझाने को जीडीपी, जीडीपी अगर समझा तो मानो ये इसको पता है इकोनॉमी, मैं गारंटी देता हूँ जीडीपी नहीं समझ पाएगी, बेहोश हो जाएगी। है कि नहीं? मतलब उसको एक बार प्याज का दाम बढ़ गया था, प्याज का दाम, तो उसको जब पूछा गया कि आप भाई इकोनॉमी, तुम फाइनेंस मिनिस्टर हो, तुम्हें तो जवाब होना चाहिए कि भाई इसका दाम क्यों बढ़ रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। तो उसको पूछा गया कि प्याज का दाम क्यों बढ़ा, तो ये गुस्सा हो, फटाक से गुस्सा हो जाएगी, भाई जिसको नहीं पता वही गुस्सा होती है। उसने कहा हम प्याज नहीं खाते, भाई ये कैसा आंसर। कोई पूछ रहा है कि प्याज का दाम क्यों बढ़ा है, मीडिया वाले, उसने कहा कि हम प्याज नहीं खाते। पर कुछ भी अगर उसको पूछ दो ना, फटाक से लड़ जाएगी तुमसे, है कि नहीं? लड़कियां होते हैं ना कुछ कुछ, फटाक से झगड़ा लगी जो संग संग से, मैंने कहा यही कामड़ी वही नहीं होता है। तो मतलब जो 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 गधे बैठे हैं तख्ता पे, उनको लोगों का बेस्ट इंटरेस्ट के बारे में पता नहीं होता है ना। हमारे उड़ीसा का एक एमपी है, प्रमिला बिश्नोई, 60 या 65 वर्ष बूढ़ी प्रमिला बिश्नोई, उसको अंग्रेजी हिंदी कुछ समझ में नहीं आता है, वो चला गया पार्लियामेंट। समझ रहा है नहीं समझ रहा, लोगों ने उसको क्या देख के वोट दिया हमने, तो मुझे तो भाई पता ही नहीं जरा। और अपना नाम ठीक से नहीं लिख पाती है, लोगों ने उन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना के लोकसभा में भेज दी, और लोकसभा में जाके क्या बोलेगी वो, क्या घंटा हमारा स्वार्थ के लिए वो लड़ेगा वहां पे। यही है डेमोक्रेसी में। एक बार गए वो कौन आया था, अरे वो नवीन पटनायक आया था और प्रोमिला विश्व दोनों स्टेज पे बात कर रहे थे, ठीक है, जबकि नवीन जी को ना उड़िया समझ आता है, ना प्रोमिला विषय को इंग्लिश समझ आता है, फिर भी पता नहीं क्या बात कर रहे थे, मुझे तो समझ में नहीं आया। ओ भाई, मतलब वीडियो में दिखा रहा है ये ऐसे कुछ, वहां पे नवीन पटनायक की वॉइस थोड़ी सुना था, मैंने कहा भाई बोल क्या रहा है, अबे इसको अंग्रेजी समझ नहीं आता, इसको उड़िया समझ नहीं आता, तो ये बोल क्या रहा है और ये सुन क्या रहा है, उसको रिप्लाई क्या दे रहा है। यही है बेटा डेमोक्रेसी, किसी को भी पकड़ के कोई, अगर मान लोग नहीं देखते कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा है, कुत्ता का भी खड़ा कर दोगे ना, कुत्ता का भी वोट देके जिता देंगे और भेजेंगे उसको, जा तू बन एमपी बन, कुत्ता का भी जिता देंगे। गाय भैंस जिसको भी अगर मान लो खड़ा कर दिया कोई अच्छी पार्टी ने, जिसका पार्टी का काफी ज्यादा है, लोग नहीं देखेंगे कुत्ता है गाय है भैंस है, हाँ तू एमपी है चल जा। तो वही चीज यहाँ पे है कि इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो अबाउट द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पीपल, इट लीड्स टू द बैड डिसीजंस। अरे भाई जब उनको लोगों की जरूरत के बारे में पता नहीं होगा तो वो क्या घंटा डिसीजन लेंगे हमारे लिए। तो ये एक आर्ग्यूमेंट किसके आता है, डेमोक्रेसी के खिलाफ है, सही भी है। क्या सर हम सिर्फ दो, फिर कहता है डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रल कंपटीशन। देखो ये इसको तो भाई तुम निकाल ही नहीं सकते, जब तक चांद सूरज रहेगा तब तक भारत में डेमोक्रेसी रहेगा, और जब तक भारत में डेमोक्रेसी रहेगा तब तक करप्शन रहेगा, इसको कोई मिटा ही नहीं सकता। देखो 5वां पॉइंट, डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन, ठीक है, करप्शन स्पेलिंग सी होता है, डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन एज इट इज बेस्ड ऑन
इलेक्टरल कंपटीशन। ठीक है बेटा। बस इतना ही लिखना। और एक पॉइंट है कि भाई ऑर्डिनरी लोगों को पता नहीं होता है क्या होगा क्या नहीं होगा, इसे इतना जरूरी नहीं है। अगर हम मिनिस्टर होते ना भाई तो सोच भी नहीं सकता। हम आएंगे बेटा, पॉलिटिक्स में आएंगे हम, अब नहीं। जब तुम्हारा उम्र हो जाएगा, 2-3 बार तुम वोट दे चुके होगे, तब आएंगे आएंगे हम पॉलिटिक्स, जरूर आएंगे। अरे जरूरत है पॉलिटिक्स को, अच्छे नेता की, पढ़े लिखे नेता की। इन गधों के भरोसे छोड़ दें हम देश को। अब संविधान अगर नहीं होता तो बेच देते देश को अब तक। अब तो संविधान संविधान ही बचा के रखा है देश को। इन गधों के हाथ में अगर आता है ना तो बेच देते कब का देश को, और खा के चौपड़ होकर सिंगापुर स्विट्जरलैंड जाके शिफ्ट हो जाते सब। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अरे भाई कुछ नहीं पता होता है उनको। यस आया यस आया, क्या बताया उनको भाई, वो कैसा इंपैक्ट करेगा क्या करेगा। अरे उनको तो बुद्धि सब आईएएस वाईएएस ही देते हैं कि सर ऐसा कीजिए ऐसा कीजिए ऐसा कीजिए ऐसा कीजिए। क्या घंटा बताया उनको, कुछ नहीं पता होता। एक ही मिनिस्टर मुझे अच्छा लगता है, दैट इज नितिन गडकरी। नितिन गडकरी और एक रेलवे मिनिस्टर है पीयूष गोयल। जबरदस्त दो मिनिस्टर है। मतलब सब गलत नहीं होते, वो काफी टैलेंटेड है। नितिन गडकरी साहब जो हमारा रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, बहुत जबरदस्त काम करते हैं, बहुत जबरदस्त काम करते हैं। दिन दिन में 18-20-23 किलोमीटर तक रोड बनवा देते हैं। एक दिन में 20-30 किलोमीटर रोड एक दिन, एक ही दिन में बन जाता है। 18 घंटे में तो रिकॉर्ड किया था उस दिन, 23 किलोमीटर रोड बना के, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। पीयूष गोयल जी भी क्या कर रहे हैं पता नहीं, रेलवे तो चौपड़ हो रहा है। आज जब हम मिनिस्टर हो जाएंगे तुम सबको रख देंगे बस, ये सलाहकार मेरा एडवाइजर। चलो आज हम यही देखते हैं, और थोड़ा शुभ्रांग सर भी आज घर जाएंगे तो क्लास क्लास लेके जाएंगे शायद। तो एक काम करते हैं, नेक्स्ट वाला क्लास हमारा मंडे को होगा, पॉलिटिकल क्लास। वहां पे हम देखेंगे मेरिट। तो ये हमने उसका आज डेमोक्रेसी को चौपट कर दिया, मतलब उनके गाली, उनके खिलाफ क्या क्या बातें वो हमने तुम्हें समझा दिया, जो कि सही भी है भाई, है कि नहीं। करप्शन कौन, क्यों नहीं करप्शन होता है भाई, जबरदस्त करप्शन होता है यहाँ पे। लोगों की मानसिकता जब तक बदलेगी नहीं तब तक नहीं होगा। मुझे मांग रहे थे पैसा हमारे ब्लॉक में, उन्होंने कोई काम था। मतलब हम देखो, 3 साल नौकरी करने के बाद हमारा थोड़ा प्रमोशन होता है, तो उसके लिए जो हमारे लीडर है, तो गधा एक नंबर बकलोल, वो मुझे मांग रहा है पैसा। भाई पैसा तो इतना, वरना ऑफिस वाले कहते हैं कि नहीं करेंगे तुम्हें, तुम्हारा प्रमोशन। मैंने कहा अगर उनकी औकात है पिछवाड़े में तो रोक के दिखाया मेरे प्रमोशन। मैंने कहा मैं कोई प्राइवेट में थोड़ी जॉब कर रहा हूँ भाई, किसी की मतलब बाप का भीख नहीं है मेरा नौकरी, खुद में पढ़ के नौकरी किया हूँ। रोक के दिखाया मेरा प्रमोशन, नहीं दिया बीबी से। सबने दे दिया डर के मारे, हो रोक देंगे। मैंने कहा तुम काट जो उखाड़ना है, किसी से नहीं डरते भाई। यस यस यस, दो मतलब दो जो टॉपिक दिया गया है, ठीक है, उसका तुम्हें पॉजिटिव में भी कहना है और नेगेटिव में भी कहना है। यूजफुल कितना है और हार्मफुल कितना है, दोनों मिला के लगभग 5 मिनट। 5 मिनट बहुत होता है बेटा, 5 मिनट बहुत होता है बोलने के लिए, याद रखना इस बात को, है कि नहीं। 7-8 पन्ना लगेंगे बोलने के लिए 5 मिनट में। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।